नमस्कार। हिंदी वर्ग में आपका तहे दिल से स्वागत। छात्रों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु का ठेस यह पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं परिचय। जन्म 1921 पूर्णिया, मृत्यु 1977। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। गद्य संबंधित प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। छात्रों, बढ़ते हैं पाठ की ओर। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी जी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। बेगार यानी बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती। पगडंडी यानी दो खेतों के बीच में से आने जाने के लिए बनाया हुआ छोटा सा रास्ता। खुरपी यानी घास काटने का एक हथियार। चीक यानी बांस की तिल्लियों का बना हुआ पर्दा। मथना यानी दही का छाछ बनाना मथनी के साथ।
भोग यानी भगवान को दिखाया नैवेद्य, चटोर यानी स्वाद लोलूप, तरकारी यानी सब्जी, मोथी यानी एक प्रकार की घास, मडैया यानी झोंपड़ी, शीतल पाटी यानी चटाई, नाखून से काटकर यानी थोड़ा सा, मुहावरे, बेपानी कर देना यानी अपमानित करना। छात्रों, ऊपरी पाठ्यांश में से हमने क्या सीखा? तो सिरचन एक कलाकार है जो राजा मिजाज का है। लोगों द्वारा सिरचन के लिए प्रयुक्त विशेषण दिखाई देते हैं, जैसे कि मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर। पहले ज़माने में सब उसकी खुशामदी करते थे, क्योंकि उस समय सिरचन के हाथों में कारीगरी थी। लेखक की माँ ने सिरचन को बुलाया क्योंकि वह उससे मोती की शीतल पाटी बनवाना चाहती थी। छात्रों, बढ़ते हैं आगे के पाठ्यांश की ओर। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुआपन सांप की तरह फुफकार कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी भी नहीं। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े झाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो। काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं। सिरचंद बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बेटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखाकर चेतावनी दे दी थी। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। पटेर यानी तालाबों में उगने वाले सरकंडे की जाति के पौधे,
तन्मय यानी लगन, झाला यानी तीखापन, मूंज यानी एक प्रकार का तृण, मुंहजोर यानी मुंहफट, बेकाम यानी बेकार, खेसारी का सत्तू यानी भुनी हुई दाल का आटा। मुहावरे, तिलमिला उठना यानी गुस्सा हो जाना। छात्रों, इस पाठ्यांश से हमने क्या सीखा? तो काम में बाधा पड़ने पर सिरचन की प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो वह गेहुआपन सांप की तरह फुफकार कर उठता है, किसी दूसरे से काम करवा कर लेने के लिए कहता है। दूसरी यह बात सीखी है कि सिरचन कारगिर है, उसे आने वाले काम कौन कौन से हैं? तो मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनानी, सतरंगे डोर के मोढ़े बनाने, मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले और छतरी टोपी बनाना, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चीख बनाना। सिरचन का मेहनताना क्या दिया जाता था? तो उसे बेकाम का काम कहते हैं। पेट भर खाना और एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा। लेखक की छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी। उस वक्त उसके दूल्हे ने चीक और शीतल पाटी की मांग की थी, इसलिए सिरचन को बुलाया गया था। तो छात्रों, बढ़ते हैं आगे के पाठ्यांश की ओर। तो चेतावनी दे दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए एक सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवाया था। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिल्लियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मंझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली बात सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस
मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। छात्रों, इस पाठ्यांश से आए शब्दार्थ। बैरंग यानी बिना टिकट लगा यानी तुरंत। तैनात यानी नियुक्त, तैनात करना, नियुक्त करना। तीली यानी सलाई। कमानी यानी खूंटी। झब्बा यानी गुच्छा। मुंगिया यानी मूंग के आटे से बना हुआ पदार्थ। पाती यानी पंक्ति। मुहावरे, मुंह लटकाना, निराश होना। लक्ष्य करना, ध्यान से देखना। छात्रों, इस पाठ्यांश से हमने क्या देखा? तो सिरचन को चिवड़ा और गुड़ खाने के लिए दिया जाता है। मंजली भाभी उसके सामने बूंदिया सूप में फेंक कर जाती है, अपमानित करती है। तब वह उसके मायके पर व्यंग कसता है, जिससे वह रोने लगती है। सारा माहौल खराब हो जाता है। तो छात्रों, बढ़ते हैं आगे के पाठ्यांश की ओर। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौआ जर्दा खाते हो? चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रह। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, मेरे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। छात्रों, इस पाठ्यांश से आए हुए शब्दार्थ देखते हैं।
कलेवा यानी सुबह का जलपान, बतकुट्टी यानी बात करने की क्रिया, अवाक यानी चकित, गमकौआ यानी सुगंधित, हनहनाता यानी बड़बड़ाता, जली भुनी रहना यानी नाराज रहना। छात्रों, इस पाठ्यांश में हमने यह देखा कि मंझली भाभी के रोने से लेखक की चाची को गुस्सा आता है और वह सिरचन को भला बुरा कहकर उसका अपमान करती है। सिरचन इस अपमान को सहन नहीं पाता, काम अधूरा छोड़कर अपने घर चला जाता है। तो छात्रों, बढ़ते हैं आखिरी पाठ्यांश की ओर। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों न मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, काम चोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ाता आया हूं। दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं? मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीख और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। छात्रों, यह कहानी फणेश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों से ली गई है। इस पाठ्यांश में आए हुए शब्दार्थ: कदर यानी इज्जत, झालर यानी लहरदार किनारी, बेजा यानी अनुचित, मुहावरे: फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना, ठेच लगना यानी दुखी होना, मुंह लाल होना यानी क्रोधित होना। छात्रों, सभी शब्दार्थ और मुहावरे अपने कापियों में लिख लीजिएगा। इस पाठ्यांश से हमने क्या सीखा? मानू गाड़ी में बैठने के बाद सिरचन अपने साथ सारी चीजें बनाकर ले आता है और मानू को देता है। मानू इसके बदले में उसे धोती खरीदने के लिए पैसे देना चाहती है, लेकिन पैसे लेने से इनकार कर देता है। यहाँ पर हमें सिरचन के स्वाभिमानी होने का पता चलता है। इस तरह स्वाभिमानी कलाकार की कहानी आज हमने देखी है। छात्रों, स्वाध्याय आपके कापियों में करना है, लिखना है। धन्यवाद।